हो जाएगी। नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। कल चुनाव का 7वां और आखिरी चरण है और इस 7वें चरण में सियासत के कई धुरंधरों की किस्मत का भी फैसला होगा। इस चरण में योगी आदित्यनाथ सरकार के 6 मंत्रियों की साख दांव पर है। बड़ा दिलचस्प मोड़ है, लकी 7 या अनलकी 7। आज के मुद्दे में आज इसी पर बात होगी। 7 मार्च, 7वां चरण और 7 मंत्री, और बात करेंगे सत्ता की। और यूपी चुनाव की बात तो होती हो तो जनता जनार्दन के साथ साथ मंत्रियों की भी बात होती है, और जब बात होती है मंत्रियों की तो वर्तमान सरकार की भी बात होगी ही। 7वां चरण आखिरी चरण है और इसके बाद फैसला मतदाताओं का है। 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 7वें चरण के रण में उतरे 5 वर्तमान मंत्रियों में एक कैबिनेट मंत्री, 2 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 2 राज्य मंत्री स्तर के हैं। 3 मौजूदा मंत्री तो वाराणसी की सीटों पर फिर चुनावी मैदान में है। सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिल राजभर वाराणसी की शिवपुर सीट से फिर किस्मत आजमा रहे हैं। स्टाम्प एवं निबंधन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल वाराणसी उत्तर से हैं। पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नीलकंठ तिवारी वाराणसी दक्षिण से चुनावी मैदान में है। तो वहीं पर आवास एवं शहरी नियोजन राज्य मंत्री गिरीश यादव जौनपुर से चुनावी मैदान में है। और ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल मिर्जापुर की मडिहान सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। गाजीपुर के गाजीपुर सदर से विधानसभा से मंत्री संगीता बलवंत और सोनभद्र के ओबरा विधानसभा क्षेत्र से मंत्री संजीव गोंड की प्रतिष्ठा दांव पर है। और क्या ये 7 मंत्री सत्ता में वापसी करा पाएंगे, इसी पर आज चर्चा करेंगे। और हमारे साथ कई वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी हमारे साथ हैं। इसके अलावा रणविजय सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इसके अलावा अजय कुमार सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के बख्श सिंह सलाहकार संपादक हैं, काफी लंबा अनुभव है इनके पास। और पीयूष पंत जी जो है वो वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा वीरभद्र प्रताप सिंह वरिष्ठ पत्रकार आजमगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और राघवेंद्र सिंह राजू राजनीतिक समीक्षक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो 7 मार्च 7वां चरण और 7 मंत्री, इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपके पास आते हैं हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी। आपसे जानना चाहेंगे कि सर, कल 7 मार्च है और 7वां चरण है, इसके लिए मतदान होना है। आपका विश्लेषण इसको लेकर, पूर्वांचल को लेकर क्या कहता है? देखिए, जैसा आपने कहा, अभी जिस दौरान ये कार्यक्रम की तैयारी हम लोग कर रहे थे तो आपने खुद ही कहा कि एक टैग लाइन आपने इसकी दी कि सत्ते पे सत्ता। हम 7 चरणों की बात कर रहे हैं। 7 मार्च है, 7वां चरण अंतिम चरण है, चक्रव्यूह का 7वां द्वार है, आखिरी द्वार है। और जो महाभारत की कथा, मुझे लगता है भारत में बहुत सारे लोग, सभी लोग जानते होंगे, लगभग सभी नहीं तो बहुत कम लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे महाभारत का जो चक्रव्यूह की रचना, और जो 7वें द्वार में कैसे अभिमन्यु फंसा और फिर घेर कर कैसे उसका वध हुआ। तो अभिमन्यु फंसने तक की बात हम इस चुनाव से कंपेयर कर लेते हैं कि अब 7वें द्वार में कौन है वो अभिमन्यु जो फंस गया जी, या कल जब मतदाता वोट डाल लेगा 7वें चरण का तो कौन है वो फंसेगा। 7 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। अभी आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था नीलकंठ तिवारी का जी, वो माफी मांग रहे हैं जनता से, कह रहे हैं कि भाई बहुत सारे राजकाज होते हैं, मैं फंसा रहा, हो सकता हो, अगर आपको लग रहा हो, अगर मगर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि हमसे कोई गलती हो गई है, कोई खता हो गई है, तो मुझे माफ़ कर दो। वो माफ़ी कर रहे हैं। माफ़ी की नौबत क्यों आई? माफ़ कीजिएगा, माफ़ी की नौबत क्यों आई, ये सबसे बड़ा सवाल है। उस पर लगातार जो वहाँ काशी का जो कॉरिडोर बना, काशी का जो डेवलपमेंट हुआ वो अद्भुत है, अद्वितीय, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लेकिन वहाँ तमाम पुराने मंदिरों को तोड़ा गया, ये भी एक सच है, और उसका दूसरा पहलू है।
तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोग नाराज हैं। ये बातें, ये नाराजगी मीडिया के मुख्य धारा में उतनी नहीं आई, लेकिन अब डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, ट्विटर, इस पर नाराजगी रही। और नीलकंठ तिवारी की माफ़ी मांगने के बाद अब स्थितियां ऐसी लग रही हैं वहाँ कि वास्तव में क्या जिस इलाके से वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या ये जो सुंदरीकरण का मुद्दा भी क्या चुनावी मुद्दा बन रहा है? क्योंकि जिस हिसाब से काशी का सुंदरीकरण हुआ, भूतो न भविष्यतो काशी, अद्भुत काशी, तो कुल मिलाकर 9 जिलों में जो सबसे ज़्यादा कल केंद्र बिंदु होगा वो काशी होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है वो, और उत्तर प्रदेश और देश की धार्मिक राजधानी भी काशी को कह सकते हैं आप। इसमें कहीं कोई किंचित मात्र मुझे संदेह नहीं है। तो ये इसके काशी के इर्द गिर्द प्रधानमंत्री का काशी प्रवास रहा, और उस दौरान 2-3 चीज़ें चर्चा में रही। एक तो प्रधानमंत्री का टोपी लगाकर रोड शो करना, एक दिन पहले नमक वाला उनका बयान कि भाई माँ ने कहा है कि मोदी का नमक खाया है, और उसके बाद विंध्यवासिनी माता के चरणों में उन्होंने नमन करते हुए वहाँ जो काशी और विंध्यवासिनी मिर्जापुर में जो उनका एक बयान आया, तो वो बीच में प्रियंका गांधी का हमला, और उसके बाद नरेंद्र मोदी का बयान कि भाई हम माँ ने नमक नहीं खाया, माँ का नमक हमने खाया, हम कर्ज उतारेंगे। तो एक दिन बाद कैसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। कुल मिलाकर 7वें चरण तक आते आते शांतनु, भारतीय जनता पार्टी ने कई नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, लेकिन जो बड़ा आश्चर्यजनक मुझे लगा कि जितना हम सब उम्मीद कर रहे थे राम मंदिर का मुद्दा, वो इस चुनाव में उस तरीके से नजर नहीं आया। तो 7वां चरण है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को सबसे कम सफलता, अगर पहले से लेकर 6ठे चरण तक देखें तो उसकी तुलना में सबसे कम सफलता 7वां चरण बड़ा कठिन था, यानी चक्रव्यूह का 7वां द्वार, 38 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। तो 7वां द्वार पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी को तोड़ना मुश्किल से तोड़ पाई थी। इस बार हालात, परिस्थितियां अलग हैं, और वही समाजवादी पार्टी पर लागू होता है कि भाई क्या वो पब्लिक को कन्विंस कर पाई, क्या भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन वहाँ करने जा रही है? क्योंकि जौनपुर से लेकर बलिया तक, मिर्ज़ापुर तक, और पूरा जो ये इलाका है पूर्वांचल का, वहाँ तमाम सारे मेडिकल कॉलेज, तमाम सारी सुविधाएं, और सबसे बड़ा मुद्दा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसको एक राजनीति का एक ऐसा एक्सप्रेसवे बताया गया था कि लग रहा था कि सारे वोट झरझर झरझर करके इसी एक्सप्रेसवे से गिर जाएंगे, कोई काम धाम करने की जरूरत नहीं। और इस पर विपक्ष ने भी राजनीति भरपूर की, क्रेडिट लेने की बात, ऐसा नहीं कि अखिलेश यादव इसमें कहीं पीछे रहे। अगर नरेंद्र मोदी और ने अपना भारी जहाज उतार दिया, हरकुलिस उतार दिया वहाँ पे, तो अखिलेश यादव भी सड़क पर उतर गए थे। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन जहाँ तक मैं कहूँगा कि इस चरण में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, आवारा जानवर बहुत बड़ा मुद्दा है जी, और सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आजमगढ़ है और तमाम इस तरह के जो ऐसे इलाके हैं जहां जिनको निशाना बनाकर भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा, राष्ट्रवाद, आतंकवाद, इनको मुद्दा बनाती रही है। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे मुद्दे हैं, और इन्हीं मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं खिलाफत भी हो रही है अलग अलग जगहों पर। रणविजय सिंह जी, आपके पास आते हैं। 6 चरणों का मतदान हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के नेता तमाम तरह के दावे वादे कर रहे हैं कि 300 से ज्यादा सीटें लाएंगे, लेकिन सर आपका जो विश्लेषण है वो क्या कहता है? 7वें चरण का मतदान कल होना है, इसको लेकर आपका विश्लेषण क्या कहता है? 7वें द्वार का चरण का जो जी मतदान है वो ये बताता है कि यदि प्रधानमंत्री सारा देश का राजकाज छोड़ करके जी यूक्रेन की लड़ाई में जो कूटनीतिक सारी समस्याओं को एक किनारे रख के यदि वो काशी में रोड शो कर रहे हैं, वहाँ से अपने मंडल की 9 सीटों के लिए समीकरण साध रहे हैं, तो आप इससे समझ सकते हैं कि वहाँ क्या है, वो जातिवादी राजनीति का प्रयोगशाला है 7वां। वहीं से राजभर है, वहीं से दारा सिंह चौहान है, वहीं मौर्य हैं जी,
और इसके अलावा भी और छोटे छोटे दलों के जो दलीय नेता हैं, जिनको मिला के एक अखिलेश जी ने अपना गठबंधन जो बनाया है, उसकी भी परीक्षा है। प्रधानमंत्री को अपना किला बचाने की सबसे बड़ी चुनौती है। यदि प्रधानमंत्री के जिस तरह का अभी आपके प्रधान संपादक जी ने बताया, और सारे लोग ये जानते हैं कि एक सीट पर का मंत्री जब ये कह रहा कि हमसे भूल हो गई, माफ कर दीजिए, हम तो दूसरे कामों में व्यस्त हो गए थे कुछ, तो उससे आप अंदाजा लगाइए कि जमीन स्तर पर विरोध का स्तर कैसा होगा जी। और वो सारे मुद्दे वहां है, चाहे नौजवानों की नौकरी का सवाल हो, चाहे महंगाई का सवाल हो, चाहे कुत्ता पशु का हो, इन सारे मुद्दों के साथ साथ जाति प्रयोगशाला है। ये बैकवर्ड राजनीति का सबसे बड़ा धुरी आप इसको कहिए कि ये एरिया है जो 7वें चरण में जो चुनाव हो रहा है जी। इसमें प्रधानमंत्री की खास तौर से साख दांव पर लगी है। यदि प्रधानमंत्री अपने मंडल की सीटों को जो 17 में परफॉर्मेंस था, जो 19 में परफॉर्मेंस था, उस हिसाब से नहीं आता है, तो जो प्रधानमंत्री की छवि है कि लार्जर देन लाइफ प्रधानमंत्री की जो के बारे में जो लोकप्रियता का ग्राफ है वो नीचे आएगा और लोग सवाल करेंगे पार्टी में भी। तब फिर दबे जमान से उनके खिलाफ भी उठने लगेगा कि प्रधानमंत्री का क्या जादू अब नीचे आ रहा है, उतार पर है। अब जो 14 में चला, जो 19 में चला, जो 17 में चला, वो 22 में नहीं चल पाया। बीजेपी की जो दावे की बात आप कर रहे हैं, बीजेपी की बौखलाहट इस बात से है कि बीजेपी ने पहले चरण से जो सवाल उठाए, चाहे वो सांप्रदायिकता का उठाया, चाहे वो 80-20 का उठाया, चाहे वो और जितने भी सवाल उठाए, वो नैरेटिव उतना उसके साथ जो है वो वोट में परिवर्तित नहीं कर पाया। जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसको कमतर कर नहीं सके जो अब वो, इसलिए उसने हर चरणवार आप देखेंगे तो हर चरण में उसने अपनी राजनीति का जो नैरेटिव है वो अलग ढंग से सेट करके एक कि हम कोई करिश्मा कर सके। लेकिन मेरा अभी तक का जो अनुमान है और जो हमने चर्चाओं और बातों से जो निकल कर आया है, बीजेपी के लिए ये रात कठिन है और कल का चुनाव जो है बहुत कुछ तय करेगा। और आप इससे भी समझिए कि जिस तरह से मतदान का प्रतिशत घटा है 5वें और 6ठे चरण में, उससे सुस्पष्ट है कि जो जनाक्रोश है वो मुखर भले नहीं है लेकिन अंदर अंदर एक विस्फोटक रूप लिया है। अब वो कितना वोट के रूप में परिवर्तित होगा उसका परिणाम तो 10 को आएगा, लेकिन ये बीजेपी के लिए कल का जो वोट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उससे बहुत सारी चीजें अपने आप धरातल पर आ जाएंगी कि बीजेपी के दावे में कितनी हकीकत। ठीक है सर, मुझे तो राह कठिन है ये आपका कहना है रणविजय सर। अजय सर आपके पास आते हैं। अजय सर, जिस तरह से रणविजय सर का कहना है कि राह कठिन है लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा मोर्चा संभाल लिया है, क्या ये कठिन राह आसान हो जाएगी? आपका विश्लेषण क्या कहता है सर 7वें चरण के मतदान को लेकर? अजय कुमार जी। देखिए जी, 7 जिले हैं, 7 चरण हैं जी, 7 तारीख है, 7 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और 7 छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ साथ 7 बड़े माफिया परिवार भी जो है कल उनकी किस्मत का फैसला होने जा रहा है। अब 7 है, 7वां द्वार है, कैसे
अभिमन्यु ने उसको तोड़ा था, नहीं निकल पाए, वो एक अलग की घटना है। लेकिन मैं एक चीज आपको बतला दूं कि मोदी जी का भी ये संसदीय क्षेत्र है और राजनाथ सिंह का भी कार्य क्षेत्र है जी। विंध्याचल, मिर्जापुर, राजनाथ था कर्म क्षेत्र रहा है। इन दोनों की प्रतिष्ठा वहां पर दांव पे लगी हुई। गोरखपुर की प्रतिष्ठा निकल गई छठे चरण में योगी जी के लिए। लेकिन आप देखिए कि 7 छोटे छोटे दल और यही नहीं, जनता दल यूनाइटेड भी इसी 7वें चरण में, धनंजय सिंह एक माफिया है, वो भी जौनपुर से है। अब मैं जहां तक अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं, मोदी जी को पहली बार महिलाओं से ये कहना पड़ा है कि आप वोट डालने जरूर निकलिए अपने परिवार के साथ जी। मुझे वो भी दिन याद है 60, 70 और 80 के दशक, जब जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर कुंडी खटखटा करके माता रानी चलो, चाची चलो वोट डाले खातिर जी, और 5 बजे तक वो वोट डलवाते थे घर घर जाकर के जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। आज मोदी जी को महिलाओं से ये कहना पड़ रहा आप घर से निकलिए, यानी उनके कार्यकर्ता रुष्ट हैं, वो अपने कार्यकर्ता को मना नहीं पाए। और कार्यकर्ता को मनाने का कारण यही है कि पहली बार मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मतदाताओं को निकालने के लिए पन्ना प्रमुख बनाए हैं अपनी पार्टी में जी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख बने हैं। एक एक वोटर लिस्ट का पन्ना, जिसमें 100 या 150 मतदाता हैं, एक एक पन्ना प्रमुख को 4 दिए गए हैं जी। और एक एक पन्ना प्रमुख का वेतन निर्धारित किया गया पहली बार जी। जो कार्यकर्ता लैया चना खा करके करता था, 5-5 हजार एक एक पन्ना प्रमुख को दिए जा रहे हैं। और बनारस में तो बहुत ही स्थिति जिस तरह की है, मैं देख करके आया, 3 दिन बनारस में रहा हूँ। वहाँ 2 मंत्रियों में एक मंत्री तो बिल्कुल ये कहा जा रहा है कि जीत जाए तो भगवान के सहारे। 8 सीटों में से जो उनकी स्थिति थी, 2 दूसरे दल को थे, 6 इनको दल के थे। लेकिन जो स्थिति है वो बहुत ही अब मैं क्या कहूँ, प्रतिष्ठा की बात है, कैसे आएगी। लेकिन ये पूरे 7वें चरण में जो 54 सीटें हैं, उसमें 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को 2017 में मिली थी। 4 अपना दल को मिली थी, 3 सुभाषपा को मिली थी, 1 निषाद दल को मिली थी, 11 समाजवादी पार्टी और 6 बसपा को। बसपा ने का भी, चाहे ये आजमगढ़ हो, जौनपुर हो, इनमें अच्छा खासा प्रभाव है। आजमगढ़ तो संसदीय क्षेत्र जो है वो अखिलेश यादव का है, तो 2 के संसदीय क्षेत्र, आजमगढ़ अखिलेश का और मोदी जी का वाराणसी, इन दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। और इसी के लिए आप देखिए, कल आजमगढ़ में अखिलेश यादव के मंच पर आप देखिए रीता बहुगुणा जोशी के बेटे को जी समय के अनुसार शामिल किया गया। पहले भी शामिल हो सकते थे, लेकिन उनको कहा गया कि हवा का रुख बदलने के लिए आप वहां पर आइए और वहां शामिल होइए। एक और मायावती के बहुत बड़े IAS ऑफिसर रह चुके हैं उनके साथ के, फतेह बहादुर सिंह, वो भी वहां शामिल थे। और मैं आपको क्या बताऊं, ये पहली बार मैंने संसदीय इतिहास में देखा है कि सत्तारूढ़ दल के 100 से अधिक विधायक धरने पर बैठे हों और उन विधायकों को मनाने के लिए योगी जी ने कार्रवाई नहीं की। आपके सलाहकार संपादक बैठे हैं, अभी आएंगे, वो बताएंगे, खुद बताएंगे कि किस तरीके से प्रमुख सचिव का PA विधायकों को फोन करता है कि आप क्यों नाराज हैं, तो वो मोदी जी को नहीं छोड़ योगी जी को तमाम बातें कहता है कि मुझको इस 5 साल में मिलने के कई बार समय दिया, मेरी कौन सी समस्याओं का समाधान किया। जब आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते तो मैं जनता की समस्याओं का क्या समाधान करूं। ये कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं का, इनके वर्तमान विधायकों के अंदर भरी हुई कुंठा कह लीजिए, या आप ये समझ लिए किस तरह से वो पीड़ित रहे। योगी जी जिस दिन शपथ ली थी उसी दिन कह दिया था कि मेरा कार्यकर्ता किसी कार्य के लिए न थाने जाएगा और न कचहरी जाएगा।
कार्यकर्ता घर पे बैठ गया। उन्होंने कहा जब थानेदार मुझसे दुर्व्यवहार करता रहा, थानेदार क्या, आपको याद होगा कि इन्हीं एसपी, डीएम और इन सब अपने विधायकों को किस तरह अपमानित किए। और सीतापुर के तो एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने खुलेआम अपर मुख्य सचिव के पीए को कह दिया, जाने जाइए योगी जी से कह दीजिएगा कि मेरा कितना अपमान हुआ। तो ये अपमान कार्यकर्ता इनका बर्दाश्त किए हुए है। पन्ना प्रमुख किस तरह से मतदान में मतदाताओं को निकाल पाएंगे। हाँ, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है मोदी जी का जी, चाहे मीडिया मैनेजमेंट हो या और मैनेजमेंट हो, रैली का मैनेजमेंट हो, रोड शो का है, ट्रेमेंडस है, इसमें कोई राय नहीं। और ये मैनेजमेंट इस इलेक्शन में कितना मतदान करा पाएगा ये कल बताएगा और 10 तारीख को रिजल्ट बताएगा। ठीक है, ठीक है, आपका वापस आएंगे आपके पास। अब जिस तरह से आपने कहा मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, पीयूष पंत जी आपके पास आते हैं। सर, 7वें चरण का कल मतदान होना है और जिस तरह से कहा जाए कि जो मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, ये तमाम मुद्दे लगातार विपक्षी पार्टियां उठा रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार उसको एक हिजाब का भी आपने देखा होगा कि वो भी डालने की कोशिश की गई। कहने का मतलब यह है सांप्रदायिक मुद्दों को बीच में लाने की कोशिश की गई, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रभावी होता हुआ नजर नहीं आया। 7वें चरण में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली है। 6 चरणों में बहुत ज़्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्टिव नहीं दिखे, तो 7वें चरण में जो कमान संभाली है, इतना महत्वपूर्ण क्यों लग रहा है भारतीय जनता पार्टी और खासकर प्रधानमंत्री मोदी को? सर, आपका विश्लेषण क्या कहता है इस पर? देखिए शांतनु जी, क्या नाम की 6 चरण आते आते जो है कि काफी जो है भारतीय जनता पार्टी को फीडबैक मिलने लगा है कि उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है जी। और आप देखिए लगातार जिस तरह के इशारे मिल रहे थे लगा, और जिस तरह से जो है कि खुद जो है कि उनके विधायक जो है वो जो है ये बात शिकायत करें चुनाव आयोग से। हमने देखा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि खुद कि किस तरह से जो है कि उनके यहाँ गड़बड़ी हुई है बूथ में, 40 बूथ में ये शिकायत करी थी। ये आपने सुना ऐसा कभी कि मतलब सत्ता पक्ष के विधायक ये इस तरह की शिकायत करे? ज्यादातर होता है कि विपक्ष का जो विधायक होता है उस तरह की बातें ये शिकायतें करता है कि गड़बड़ियां जो है कि सत्ता पक्ष वाले द्वारा की जा रही है। तो ये स्थितियां लगातार जो दिखाई दे रही थी, और जो वोट जो प्रतिशत देखिए, वोट प्रतिशत जिस तरह से गिरा है हर दौर में हमने देखा जो है कि लगभग जो है 1% के करीब एक जो है वोट प्रतिशत गिरा है लगातार। और ये खबरें भी आ रही है खासकर वो भाजपा के कार्यकर्ता जो है वो नहीं निकल पा रहे। और देखिए अगर आप देखिए तो अगर पिछले जो राज्य के चुनाव देखिए खासकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो राज्य के देखें तो चाहे आप 2018 के चुनाव देख लीजिए, आप छत्तीसगढ़ के, और आप राजस्थान के ले लीजिए, या 2019 का आपका जो है झारखंड का ले लीजिए, हरियाणा का ले लीजिए, जहां जहां भाजपा सत्ता में रही है उस बार जो है चुनाव का मत प्रतिशत नीचे गिरा है और भारतीय जनता पार्टी को जो है सीटें कमाई है हमेशा से। तो ये देखिए भारतीय जनता पार्टी को लगातार, और एक खास बात हमने ये देखी इन चरणों में, अभी देखिए आपने भी देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि अभी जो है कि इस चरण, 6ठे चरण के पहले की खबर ये है कि लोग जो है कि ब्यूरोक्रेट्स जो है उनका रंग बदलने लगा है, उनका भगवा से हरा रंग होने लगा है, वो अखिलेश से संपर्क करने लगे हैं, उनका साइन बोर्ड डीएम का बदलने लगा है। तो ये तमाम चीजें हैं कहीं ना कहीं जो है। अब देखिए जिस तरह से जो है कि रीता बहुगुणा के बेटे जो है उनसे मिले थे 4थे चरण के बाद, और उसके बाद अब जाके शामिल हो गए। तो बहुत से ऐसे फीलर्स मिल रहे हैं जो मोदी जी के लिए चिंता का विषय बन रहे हैं। और ये देखिए इसीलिए आप देखिए पूर्वांचल में योगी जी का चेहरा हटाया गया, गोरखपुर में मोदी जी का चेहरा था, योगी जी का नहीं था। कहीं ना कहीं लगा था एंटी इनकम्बेंसी भयंकर है, क्योंकि देखिए पेंडेमिक में जो हाल हुआ है लोगों का जो हाल हुआ है, नौकरियों का जो आवाज कहीं से भी, देखिए सबसे बड़ी बात आप देखिए अयोध्या का मसला कहीं नहीं है, बनारस कॉरिडोर का ये हाल है, जिस कॉरिडोर की इतनी चर्चा की गई और ये कहा गया, वहां पे उस कॉरिडोर के निर्माण में जिस तरह से हजारों मंदिर तोड़े गए हैं और छोटे छोटे दुकानदारों की दुकानें ध्वस्त कर दी गई हैं, बहुत आक्रोश है, बहुत असंतोष है। रिहेबिलिटेशन नहीं हुआ, मुआवजा नहीं मिला जितना वादा किया गया था, तो बहुत आक्रोश है। और खबर तो ये है कि बनारस में बहुत बड़ी चुनौती मिल रही है भाजपा को। वो मोदी जी का अपना क्षेत्र है, वहां पे जहां पिछली बार स्वीप किया था, इस बार जो कम से कम 3 से 4 सीटें ऐसी हैं
जो इनके हाथ से जा सकती हैं, ये खबरें आ रही है वहां पे। दूसरा जो छोटी जातियां हैं, देखिए उनका जो है कि पूरा का पूरा इस 7वें जो चरण में उनका महत्व है। चाहे वो अपना दल ले लीजिए, चाहे वो सुभा सपा ले लीजिए। सुभा सपा भी काफी बड़ी चुनौती दे रही है भारतीय जनता पार्टी को, पिछले बार उनके साथ थी। तो ये तमाम कारण है जो कहीं न कहीं से फीडबैक मिल रहा है, उससे चिंता भाजपा की बढ़ रही है। और उसको लेते हुए जो लगातार जो है कि मोदी जी को जो है जो एकदम से जो है आ रहा एक्टिव होना पड़ रहा है, और यहाँ तक कि वो माफी भी मांग रहे हैं, वो बहुत कुछ बातें कर रहे हैं, इसी में गड़बड़ियां भी वो कर रहे हैं। नमक खाने की बात कर रहे हैं, अपने जो है कि बूढ़े लोगों को उनका नमक खिलवा रहे हैं। फिर जब उसको याद दिलाया जा रहा है प्रियंका गांधी द्वारा कि अरे क्या बूढ़े आपका नमक खाएंगे क्या, ये हालत हो गई कि मतदाता आपका नमक खाएगा और आप नमक उसका खरीद रहे हैं वोट, तब जाके उन्होंने माफी मांगी कि नहीं मैं नमक खा रहा हूं। तो ये कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी की ये जो है छटपटाहट है, उनको कहीं ना कहीं जो है कि दीवार पे लिखी जो इबादत जो है दिखाई दे रही है वो। और ये जो है कि खुद जो है संघ जो बहुत सक्रिय हो गया है। तीसरे चरण के बाद संघ की मीटिंग होती है कि कुछ करो, वरना जो है आपकी सरकार चली जाएगी, क्योंकि जनता जो है वोट नहीं दे रही है। आपका कहना ये है कि कहीं ना कहीं निकल के नहीं आ रहे हैं में भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं तगड़ी चुनौती मिलने वाली है। ठीक है सर, वापस लौटेंगे आपके पास, और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद राघवेंद्र सिंह जी और के बख्श सिंह जी आपसे भी प्रतिक्रिया जानेंगे। यहाँ पर रुकते हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Yes! 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 In your face, loser. See you in soccer. जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247, anywhere, anytime, 24/7 entertainment only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम आपको बता दें कि जिस तरह से कल 7वें चरण का मतदान होना है और उसको लेकर चर्चा लगातार जारी है, और तमाम जो हमारे मेहमान हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपके पास आते हैं राघवेंद्र जी। जिस तरह से सभी जो मेहमान हैं उनका कहना है कि कहीं ना कहीं 7वें चरण में बहुत जो बड़ी चुनौती है वो मिलने वाली है, और इस बड़ी चुनौती आपका क्या विश्लेषण कहता है इस पर सर? और खासकर आपने देखा होगा कि एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें अपने ही कार्यकर्ताओं से कान पकड़कर उठक बैठक लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो ये सवाल उठता है कि सर
क्या वास्तव में जो जनता है वो कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी से? क्योंकि इस तरह के अगर कान पकड़कर उठक बैठक लगानी पड़ रही है तो कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि जनता नाराज है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है जी। और अभी जो हमारे अजय कुमार बड़े भाई बोल रहे थे जी कि आज प्रधानमंत्री जी को पूरी प्रतिष्ठा लगा करके इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए स्वयं आना पड़ा जी। और मैं समझता हूं कि अंतिम चरण जो 7वां चरण है, और 7वें चरण में 7 मंत्री जो उन्होंने बताया, जैसे सोनभद्र का ही अगर परिदृश्य ले लेंगे तो वहां बड़ी संख्या में आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं जी। और वहां पर जो गौड़ समाज है उसके ही 3 प्रत्याशी लड़ रहे हैं जी। उसी के साथ में बगल में मिर्जापुर में आपने देखा होगा लगातार सांसद हैं यशाकाई, अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की बेटी अनुप्रिया पटेल की पूरी प्रतिष्ठा लगी हुई है। लेकिन मैंने इसके साथ ये भी देखा, मड़िहान में रामशंकर पटेल एक प्रत्याशी हैं, उनके क्षेत्र में मैं गया था जी। कुर्मियों में भी मत विभाजन बहुत कसके है जी। क्योंकि यशाकाई सोनेलाल पटेल जी जो अपना दल के संस्थापक हैं, उनकी स्वयं माता कृष्णा पटेल जी जो धर्मपत्नी प्रतापगढ़ से लड़ी और उनकी बेटी भी उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के खिलाफ लड़ी। और अभी जो बात आप कह रहे थे कि जितने भी हमारे क्षेत्रीय दल हैं जी, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या सेंट्रल यूपी में इन छोटे दलों का कोई असर है नहीं, जातीय गणनाओं के आधार पर अब विभिन्न समाज को जोड़ना और तोड़ने की कला, कुर्सी पाने और चोला के रंग बदलने का समय समय पर समीकरण जी। मैंने ये पहला चुनाव देखा है कि सारे राजनीतिक दल, कोई स्कूटी बांट रहा है तो कोई लैपटॉप की बात कर रहा है, कोई मोबाइल की बात कर रहा है, कोई मुफ्त जो है बिजली की बात कर रहा है। तो ये सारे समीकरण जो बन रहे हैं तो ये संकेत इस बात का देते हैं कि हमारे पास जो संकल्प पत्र है या हमारा जो मुद्दा है विकास का मुद्दा, जमीनी स्तर पर अगर हकीकत में हमने इतना काम किया होता तो निश्चित तौर पर ये सब चीजें रेवड़ी बांटने का काम हमको नहीं करना पड़ता। ठीक है राघवेंद्र सर, ठीक है, वापस आएंगे सर आपके पास। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से रेवड़ी बांटने का काम किया जा रहा है सर, वापस आएंगे, आपका प्रतिक्रिया आपकी लेंगे। के बख्श सिंह सलाहकार संपादक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपने पश्चिम से लेकर पूरब तक लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग, आपने ग्राउंड जीरो पे कहा जाए कि लोगों की प्रतिक्रिया ली है। सर, आपका क्या कहना है जिस तरह से भगदड़ एक तरह से मची हुई है, जैसा कि राघवेंद्र सर ने कहा कि मुफ्त रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, तो भगदड़ तो सर कहीं ना कहीं मची हुई है। 7वें चरण के चुनाव को लेकर आपका विश्लेषण क्या कहता है सर? जो शांतनु आप रेवड़ियां बांटने की बात कर रहे हैं, हमने पहले भी इसी चैनल पे, अपने ही चैनल पे कहा था जी कि वोटर को मुफ्तखोर बनाना ये सरकार की, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे यूपी की सरकार हो, सबसे बड़ी भूल है जी। अब पहले ये होता था कि कोरोना काल में तो मुफ्त अनाज देना, मुफ्त अन्य चीजें उपलब्ध कराना, ठीक है, कोरोना काल में एक विश्व स्तर की समस्या थी, इसमें कोरोना काल में देना तो ठीक था कि कोरोना काल में कोई घर से निकल नहीं रहा, लॉकडाउन नहीं रहा, उसमें तो मुफ्त अनाज देना उचित था और देना भी चाहिए, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती। लेकिन कोरोना काल बीत जाने के बाद, अब कोरोना काल जब बीत गया उसके बाद डबल राशन देना, राशन के साथ नमक देना और ऑयल देना, जो क्रूड ऑयल वगैरह वो सब देना, ये मुफ्तखोर बनाना है। सरकार को चाहिए था कि जब कोरोना काल समाप्त हो गया है, लोग बाहर निकल रहे हैं, लॉकडाउन खत्म हो गया है, तो सरकार को कुछ ऐसी योजनाएं चलानी चाहिए थी जिससे कि लोगों को रोजगार मिले, बेरोजगारी कम हो, जैसे मनरेगा योजना है उसी तरह कई और योजनाएं लानी चाहिए। इससे मुफ्तखोर का जो, अच्छा, मुफ्तखोरी की जो जनता में बुरा असर गया है। दूसरी बात, जो महिलाएं भी काफी नाराज, जब मुफ्त में अनाज तो मिल रहा है, डबल अनाज मिल रहा है, लेकिन गैस महंगी हो गई, गैस जो पहले 300 की आती है 1000, तो एंटी कंपेंसी सरकार के खिलाफ है। जैसे अखिलेश के जमाने में जो 2012 से लेकर 17 तक के चुनाव रहे मुख्यमंत्री, तो इनके यहाँ अपराध, डकैती, फिरौती, ये सब वजह से सरकार, लेकिन इस सरकार में जो मिसमैनेजमेंट रहा, जिसको हम मिसमैनेजमेंट कहते हैं, कि मुख्यमंत्री का काम होता है राजनीति करना, मुख्यमंत्री ब्यूरोक्रेसी का काम करने लगे, किसी से मिलते नहीं थे, और यानी वहां के जो कार्यकर्ता थे, विधायक थे, एमएलसी थे, सब इनसे नाराज थे। कई विधायकों का वायरल हुआ। विधायकों के हमने इतिहास में, स्वतंत्रता के इतिहास में पहली बार देखा है
कि विधायकों और कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए मुख्य सचिव स्तर का एक अधिकारी लगाया जाता है, नाम लेना उचित नहीं होगा। और वो चूंकि ब्यूरोक्रेट बड़ा होशियार होता है कि हम क्यों पंगा लें, अब कल ये सत्ता में आ जाएंगे तो हम इनके सचिव बन जाएंगे, हम क्यों पंगा लें। तो उसने पीएस को लगाया, उसका विधायकों पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। एक विधायक तो यहाँ कह दिया कि कह दीजिए योगी जी हमसे समय आके बात करें, हम आपको कोई बात नहीं करेंगे। तो ये जो इनकम्बेंसी है, जो मिसमैनेजमेंट है, इसका भाजपा सरकार को अखिलेश की जैसे अखिलेश को भुगतना पड़ा था जब रेप होते थे और दंगे होते थे, कोरोना कई कांड हो गए, तो इसका असर पड़ेगा। और आप आ जाते हैं 7वें चरण पे। 7वां चरण अंतिम चरण है, जैसे महाभारत में अंतिम चरण, जो इसको पार कर जाएगा। अच्छा 5-6 चरण हो गए, रिजल्ट तो लगभग आ चुका है। जिसको जितनी सीटें मिलनी थी, अब केवल 54 सीटों का सवाल है, जिसको जनता ने मतदान तो जिसके पक्ष में करना था कर दिया। एक तो 7वां चरण, अब दो लोगों की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। एक तो अखिलेश यादव चूंकि आजमगढ़ का है, दूसरा प्रधानमंत्री मोदी। अगर मोदी 2 दिन सारे इस समय यूक्रेन में चल रहा है, मोदी जी को इस समय यूक्रेन पे जो है अपना ध्यान देना चाहिए था, लेकिन क्योंकि चुनाव है, भाजपा की दांव पे लगी प्रतिष्ठा, इसलिए मोदी जी 3 दिन से यहाँ है। अब मोदी जी कितना अपनी इस उपस्थिति का कितना भाजपा को फायदा उठा पाएंगे, ये आगे वाली 10 तारीख तय करेगी। ठीक है सर, अब वापस आएंगे आपके पास। अजय जी आपके पास आते हैं सर। एक शांतनु वीरभद्र प्रताप आजमगढ़ से जुड़े हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, 18-20 साल का आपको अनुभव है। वीरभद्र को चर्चा में शामिल कर लेते हैं। वीरभद्र जी, आजमगढ़ हम लोग नमस्कार, हम लोग तमाम चर्चा आपने तमाम वरिष्ठ मूर्धन्य पत्रकारों को आपने सुना, समीक्षकों को, अजय जी 40-45-50 साल का अनुभव, बख्श जी का भी 40-45 साल का अनुभव, रणविजय सिंह जी देश के तमाम बड़े मीडिया मंचन में बहुत लंबा अनुभव, राघवेंद्र सिंह राजू पूरे उत्तर प्रदेश को छान चुके हैं, और पंत जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये सारा कुछ एक तरीके से चीजें निकल कर आई, लेकिन अब हम कमोबेश इन सब जो हमारे बहुत वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, इनसे कमोबेश तो वीरभद्र प्रताप सिंह काफी युवा है ही युवा। आजमगढ़ में आप हैं, आजमगढ़ जैसे अभी कहा हमारे वरिष्ठ साथियों ने कि एक अखिलेश की प्रतिष्ठा है, मोदी की काशी के बारे में पीयूष पंत जी ने भी बताया और रणविजय सिंह जी ने बताया, अजय कुमार जी ने बड़ा अच्छा चित्रण किया, वो 3 दिन काशी में रह कर आए। आजमगढ़ की जमीनी हकीकत क्या है? हरदम ये कहा जाता है कि भाई वो सपा का गढ़ है, सपा की राजधानी है, लेकिन ऐसा हरदम तो नहीं होता वीरभद्र जी। नहीं सर, आजमगढ़ की स्थिति जो कमोबेश हमेशा ये रही है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही यहाँ के लोग जो है अधिकतर सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही जाती जी। लेकिन अब की बार कहीं कहीं त्रिकोणात्मक लड़ाई है और 10 सीटें हैं आजमगढ़ में। अधिकांश सीटों पर ऐसा देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की सीधी टक्कर है। हमको लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का कुछ बंधन ढीला हुआ है आजमगढ़ में, जबकि इसके पहले 4 सीटें बहुजन समाज पार्टी के खाते में थी, एक भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी और बाकी की सीटें जो है समाजवादी पार्टी के खाते में थी। लेकिन अब की बार ऐसा लग रहा है कि सीधी टक्कर अधिकांश सीटों पर है, 1-2 सीटों पर त्रिकोणात्मक लड़ाई। तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का गढ़ है और यहाँ की रुझान जो है वो हमको लगता है कि कुछ सीटें भाजपा के पक्ष में जा सकती हैं, नहीं तो पुरानी स्थिति ही रहेगी। वीरभद्र जी, आजमगढ़ से सटे अन्य जनपदों की भी हवा आजमगढ़ तक आ रही होगी, तो जो पिछले बार के मुकाबले आप कहां देखते हैं बीजेपी बेहतर टक्कर दे रही है या कहीं कहीं वहां जमीनी हकीकत कुछ इतर है? आपकी बार जैसे हमारे विद्वान साथियों के द्वारा हमने सुना और जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, उस आधार पे ऐसा लग रहा है कि आजमगढ़ में कुछ स्थितियां जो हैं पहले की अपेक्षा कुछ उलट हैं, क्योंकि यहाँ के जो विधायक हैं वो लोग काफी समय से 2 बार 3 बार 4 बार से विधायक रेगुलर रहे हैं, तो उनके प्रति कुछ थोड़ी सा भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है लामबंद हुए हैं और बहुजन समाज पार्टी का कुछ बंधन हमको लग रहा है कि ढीला लग रहा है। सीधी टक्कर है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। संतनु जी बिल्कुल। और सर मैं आपसे चाहूंगा कि आप अजय जी से, जिस तरह से आपने कहा था कि 7 मार्च 7वां चरण और 7 मंत्री, इसके अलावा अजय जी ने एक अपनी तरफ से एक जोड़ा
7 माफिया और भी जोड़े थे। तो अजय जी से मैं इस पर कमेंट चाहूंगा कि अजय जी, जो 7 माफिया है किस पार्टी से लड़ रहे हैं, और चूंकि पूर्वांचल में माफियाओं का युवाओं पर प्रभाव पड़ा है, उसकी वजह है अशिक्षा, तो इस पर सर जरा आप कमेंट करिए कि ये कौन से माफिया है और किस पार्टी से लड़ रहे हैं, और क्या माफिया इस बार 7वें चरण के मतदान में क्या प्रभाव डाल पाएंगे सर? अजय जी। हाँ शांतनु जी, मैंने पहले ही कहा था ये 7 चरण हैं, 7 तारीख है, 7 मंत्री हैं, 7 छोटे दल हैं और 7 बड़े माफिया। अब अगर नाम आप लेंगे तो मैं नाम भी ले लेता हूं। एक तो मुख्तार का परिवार हो गया जी, दूसरा ब्रजेश भी है इसी क्षेत्र में 2, रमाकांत यादव है 3, विजय मिश्रा है 4, अजय राय है 5, धनंजय सिंह है 6 और एक है राजकुमार गौतम। हो गए 7 जी। तो 7 चरण और 7 ये माफिया हैं और इनका प्रभुत्व रहा है। धनंजय सिंह जैसे जब किसी पार्टी से टिकट नहीं मिला तो वो जेडीयू से ले आए टिकट, लड़ना है चुनाव उनको। अब बहुत कहते हैं कि उन पे बुलडोजर चला नहीं चला, ये एक अलग की बात है, लेकिन मैं एक चीज बता दूं, अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं जी कि 1947 से लेकर के शांतनु जी आज तक, आज की तारीख तक उत्तर प्रदेश का एक मिथक रहा है जी। एक मिथक तो योगी जी ने तोड़ दिया। वो मिथक ये रहा है कि जो मुख्यमंत्री के रूप में नोएडा जाता था वो 2, 4, 5, 6 महीने के अंदर अपनी कुर्सी छूट जाती थी। उसके ऊपर एक ये अपशगुन रहता था कि नोएडा जाने वाला मुख्यमंत्री 6, 7, 8 महीने से अधिक मुख्यमंत्री नहीं रह पाते। योगी जी ने वो मिथक तोड़ दिया। 3-3, 4-4 बार नोएडा गए और उनकी कुर्सी आज तक सलामत। एक मिथक और है 1947 से कि कोई भी मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ले सका। लगातार दूसरी बार, केवल एक मायावती का कार्यकाल रहा है, वो भी लगातार नहीं रहा है, बीच में 8 महीने का राष्ट्रपति शासन रहा है। अब मैं तो चाहता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि योगी जी इस मिथक को तोड़ दें। गोविंद बल्लभ पंत रहे हों, चंद्रभान गुप्ता रहे हों, संपूर्ण आनंद रहे हों, सुचेता कृपलानी रही हों, कि TN सिंह रहे हों, कोई भी रहा हो, या मायावती 4-4 बार 3-3 बार मुलायम सिंह बने, 4 बार मायावती बनी, लेकिन लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ली। योगी जी, ठीक है अजय जी, वापस आएंगे सर आपके पास। रणविजय जी के पास वापस चलते हैं। रणविजय जी, जिस तरह से अजय सर ने लगातार नाम गिनाए हैं तमाम माफियाओं के, और माफिया ये चुनावी मैदान में सभी अलग अलग दलों से हैं, और कहा जाए कि योगी आदित्यनाथ दोबारा से सत्ता में वापसी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये तो 10 मार्च के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इन माफियाओं को, जो कि कहा जाता है कि माफियाओं पर बुलडोजर चलाने की बात योगी आदित्यनाथ करते हैं, लेकिन सभी दलों से ये माफिया है, और योगी आदित्यनाथ जिस तरह से बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, तो क्या इस बार एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो पाएंगे? क्या दोबारा मुख्यमंत्री बन पाएंगे? क्योंकि भाजपा ने तो कह दिया है कि मुख्यमंत्री, अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि अलग बात है कि खबरें ये भी आ रही है कि कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य के साथ भी उनका चल रहा है। जी देखिए, राजनीति में क्या कहा जाता है और क्या होता है वो तो काल के गर्भ में होता है। समय, काल और परिस्थितियां तय करती हैं कि आगे क्या फैसला केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। लेकिन मैं बात ये बता दूं कि जो माफिया है, माफिया में भी इस सरकार में जो बुलडोजर को बहुत प्रचारित किया जा रहा है, तो वो किसके लिए चला? वो कुछ सेलेक्टिव लोगों के खिलाफ चल रहा। अगर चलता तो धनंजय सिंह क्रिकेट भी खेलते होते, और धनंजय सिंह इस तरह से होते नहीं, और राज्य सरकार पैरवी नहीं करती, और वो उनकी जमानत हो जाती। तो ठीक है जी। ऐसे एक उनकी ही पार्टी में पहले थे, बहुत खास हैं, बड़े नेताओं के भी बहुत खास हैं, वो भी हैं, वो भी बनारस के बड़े माफिया हैं। जी ठीक है सर, वापस सर आएंगे आपके पास।
पीयूष जी के पास आते हैं। पीयूष जी, जिस तरह से सर ने कहा कि एक खास वर्ग के जो माफिया है उनके ऊपर ही बुलडोजर चला है, लेकिन सर आपने देखा पिछले दिनों वीडियो वायरल हो रहा था और अखिलेश भैया से ये बोल कर आया हूं कि 6 महीने तक किसी का ट्रांसफर नहीं होगा, ये धमकी देते हुए नजर आ रहे थे। एक कहा जाए कि माफिया के ही पुत्र, और इसका अखिलेश यादव इस चुनाव में 7वें चरण में क्या असर पड़ने वाला है सर? क्या ये नेगेटिव जाएगा अखिलेश यादव के लिए खतरे की घंटी? पीयूष जी। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, इसी को जो है कि काफी भारतीय जनता पार्टी ने और खासकर योगी आदित्यनाथ ने इसी को बहुत आगे प्रचार किया और बढ़ाया। और हालांकि मायावती ने अभी कहा 2 दिन पहले कि सिर्फ एक ही समुदाय के जो है कि वो जो है माफिया है उनके आप नाम गिनाते हो, लेकिन आपकी पार्टी के भी, आपके भी संरक्षण में बहुत से माफिया हैं और बहुत से हिंदू माफिया भी हैं। लेकिन जिस तरह का स्टेटमेंट आया उनका अंसारी के जो है वो उनके भतीजे का, तो वो निश्चित रूप से आप देखिए कि ये चीजें बहुत मुश्किल में और डाल देंगी समाजवादी पार्टी को, मुझे लगता है। और अखिलेश को खासकर ध्यान रखना होगा इस बात का कि जो बैगेज वो लेके चल रहे थे, जो मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव के समय का था, और उनके वजह से इस तरह के लोग जो है समाजवादी पार्टी पे प्रश्रय पाए हुए थे। और ये कोशिश करी निश्चित रूप से अखिलेश ने अपने जो है कार्यकाल के आखिरी 2 साल के अंदर कि ऐसे लोगों को दूर रखा जाए। उन्होंने टिकट भी नहीं दिए, और जो है राजा भैया हो चाहे इस तरह के लोग, मुख्तार अंसारी हो, इस तरह के लोग हो। लेकिन अब जो ये तो सीधे सीधे उन्हीं के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, और तो निश्चित रूप से इस तरह का बयान देना कि 6 महीने रुक जाओ, कोई बदलाव नहीं होगा, हम हिसाब बराबर करेंगे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है अखिलेश की छवि को धक्का इससे पहुंचा है, डंट हुई है। ठीक है सर, तो अखिलेश की छवि को धक्का पहुंचा है सर, ठीक है। इस तरह के वक्तव्य ना आए, इस तरह के लोग अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो इस तरह के लोगों को बहुत ज्यादा महत्व न दिया जाए और इनके पर काट के ये कहीं ना कहीं अखिलेश के लिए घातक हो सकता है। जी बिल्कुल पीयूष जी, वापस लौटेंगे आपके पास। और जिस तरह से आपको बता दें कि लगातार रणविजय राघवेंद्र सर आपके पास वापस आते हैं। सर, मायावती की बात कर लेते हैं। मायावती जी इस चुनाव में देखा जाए तो बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी पर कहा जाए कि प्रहार करती हुई नजर नहीं आ रही है। क्या वजह है सर कि भारतीय जनता पार्टी पर मायावती को देखा जाए तो बहुत ज्यादा, और अमित शाह की तारीफ भी करती हुई कहीं ना कहीं नजर आई? तो सर ये क्या कहता है, ये क्या गठजोड़ है, क्या है ये सर? इसका आपका विश्लेषण इसको लेकर क्या कहता है? देखिए, जहां तक मायावती जी की बात है, आय से अधिक संपत्ति के मामले में बहुत ज्यादा कार्रवाइयां जो चली जी, और केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी, और आपने देखा होगा शुरुआती दौर में जिस तरीके से गोमती रिवर फ्रंट का मामला सामने आया और उसके बाद तमाम ऐसे मुद्दे आए, तो मैं समझता हूं जिस तरीके से तैयारी थी, लेकिन बावजूद इसके मायावती जी को उनकी जितनी तैयारी थी उसके अनुकूल उनको कुछ ना कुछ सीटें मिलेंगी जरूर। और उनका जो मानना है कि भले ही हमारी सीटें 30 आए, 25 आए या 20 आए, लेकिन जो भी सरकार बनेगी उसमें उनकी एक निर्णायक भूमिका रहेगी। उन्होंने ये जरूर है कि तो राघवेंद्र जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि जो वीडियो वायरल होते क्या आप ये कह रहे हैं सर कि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के साथ सरकार बनाने जा रही है? क्या आपका ऐसा कहना है? लग रहा है, क्योंकि मायावती भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की एक बार सरकार बनी थी जी, और अब ये कुछ नहीं कहा जा सकता। सियासत में जो अभी हमारे भाई ने बोला कि सियासत में कौन किस करवट बैठेगा जी, और किसका कहाँ आवश्यकता किसकी किसको पड़ जाएगी जी, लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि अभी जैसे निषाद पार्टी की एक सीट थी, विजय मिश्रा अकेले विधायक थे, आज वो दूसरे भले दल में चले गए हों, लेकिन आज उनके अगर 16 प्रत्याशी लड़ रहे हैं तो आप ये भी आकलन करिए कि उनका बेटा चौरी चौरा से कमल निशान से लड़ रहा है, उनके निशान से नहीं लड़ रहा है। तो ये आखिरकार क्यों? तमाम ऐसी चीजें हैं। अनुप्रिया पटेल के प्रत्याशियों पर भी ठीक है। तो सर कहीं ना कहीं आपका कहना है कि मायावती पर कहीं ना कहीं दबाव है, इस वजह से ये सीधा प्रहार करते हुए नजर नहीं आ रही। ठीक है, वीरभद्र प्रताप सिंह सर आपके पास आते हैं। बहुत जल्द से एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगा सर। लगातार आपने देखा कि अहमदाबाद ब्लास्ट पर अदालत का फैसला आया और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव पर कहा जाए कि लगातार आरोप लगाने शुरू कर दिए, और इसका इस चरण में क्या प्रभाव पड़ेगा? आजमगढ़ की अगर बात करें तो उनकी एक फोटो भी वायरल हुई थी जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ लगातार उन पर प्रहार करते हुए नजर आए थे। बिल्कुल, आजमगढ़ में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के इधर नेता आए हैं प्रचार के दौरान, इस बात को प्रमुखता से उछाल रहे हैं
कि अहमदाबाद ब्लास्ट कांड में जिन लोगों को सजा हुई है उसमें से एक नाम जो है आजमगढ़ का है और उसके परिवार का एक व्यक्ति समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेता है। इसको प्रमुखता से उछालते हुए समाजवादी पार्टी के खिलाफ जो है एक औजार के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और हर मंच से लगभग इधर जब से फैसला आया है हर मंच से ये बातें बताई जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा। तो इसका थोड़ी सा प्रचार प्रसार लोग ज्यादा कर रहे हैं और उसका कुछ न कुछ असर यहाँ के लोगों में है। ठीक है सर। के बख्श सिंह सर आपके पास वापस आते हैं, एक कमेंट आपसे लेना चाहूंगा सर क्योंकि समय की कमी है बहुत जल्द से। सर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी लगातार कहा जाए कि जो मंदिर की जो राजनीति है, कहा जाए चाहे वो राम मंदिर का हो मुद्दा या फिर काशी विश्वनाथ का हो, इसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी पर कहा जाए कि हमला बोलते हुए नजर आ रही है। लेकिन 7वें चरण के चुनाव प्रचार में आपने देखा कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों ही काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे हुए थे, दर्शन कर रहे थे। तो सर क्या एक तरफ तो मंदिर का विरोध भी करते हुए नजर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ मंदिर काशी विश्वनाथ का दर्शन भी कर रहे हैं, तो क्या बनारस की जनता इस बार कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद देगी सर? के बख्श सिंह सर। देखिए शांतनु जी, जैसे ये मुख्य मुद्दा मंदिर वाला जो मुद्दा था जी और ये बीजेपी का मुद्दा था तीनों चुनाव में, चाहे 2014 का रहा, चाहे 2017 का रहा हो, चाहे 2019 का रहा हो, लेकिन 2022 में ये राम मंदिर का मुद्दा या कोई भी मंदिर का मुद्दा नहीं है। हालांकि कटियार साहब ने एक वीडियो क्लिपिंग में कहा था किसी बाइट पे कि इस बार मंदिर चूंकि बन रहा है और कुछ ही दिनों बन जाएगा, मंदिर कोई मुद्दा नहीं है जी। अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की बात कर रहे हैं तो वो पहले भी मंदिर जाते रहे, आज भी मंदिर गए हैं और जनेऊ भी पहना है, ये काफी प्रचारित भी हुआ, कई वीडियो वायरल हुए हैं जी। तो मंदिर जाने से आशीर्वाद लेने से किसी को वोट नहीं मिलता है और कांग्रेस की वैसे भी स्थिति, उनके जमीन पर कार्यकर्ता नहीं है, जमीन पे उनके कार्यकर्ता नहीं है और उनका जनाधार भी अब नहीं रह गया। कांग्रेस कई दशक से सत्ता में नहीं है तो मंदिर जाने से वोट बढ़ जाएगा। मेरा मानना ये नहीं है कि मंदिर जाने से वोट मिलेगा और उसका कोई फायदा होगा कांग्रेस। जी ठीक है सर। सर आपके पास आना चाहूंगा दुर्गेंद्र सर, जिस तरह से आपने सभी जनों को सुना और के बख्श सिंह सर ने कहा कि मंदिर जाना कोई मुद्दा नहीं और इससे वोट नहीं मिलेगा, तो आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगा ये कि सर अगर मंदिर जाना मुद्दा नहीं है, इससे वोट नहीं मिलेगा, आखिर पीएम नरेंद्र मोदी अंतिम चरण में मंदिर क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर में आपने देखा एक भव्य रोड शो किया और वहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके बाद चाय भी पी। तो इस पर सर आपका क्या विश्लेषण कहता है 7वें चरण के मतदान को लेकर? देखिए शांतनु, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जी कि जितने लोगों को हमने सुना उसमें ज्यादातर बहुत ही वरिष्ठ लोग हैं और शायद मुझसे भी ज्यादा अनुभव में उन्होंने काम किया है और मुझसे कम कैपेसिटी में किसी ने काम नहीं किया है जी। तो उनकी बातें सब अपनी अपनी जगह बड़ी महत्वपूर्ण हैं जी बिल्कुल। लेकिन जहां तक मंदिर का मुद्दा आपने बताया, तो जो मुझे इस पूरे 7वें चरण के चुनाव प्रचार, पहले चरण से लेकर 7वें चरण तक जो चुनाव प्रचार रहा, कल मतदान होना है 7वें चरण का जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मैंने महसूस किया एक जर्नलिस्ट के तौर पर जो मैंने महसूस किया वो ये कि ऐसा लग रहा था कि सरकार अखिलेश यादव की है और विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी है। उनके सारे नेताओं का जो प्रचार का तरीका था, जो प्रचार की पिच थी, जो प्रचार में जो आक्रमण था, ऐसा लगा कि वो सत्ता में वो नहीं है, अखिलेश यादव की सत्ता को वो चुनौती दे रहे हैं कि भाई ये आतंकवादी वाली सत्ता है, ये माफियावादी वाली सत्ता है, ये परिवारवादी सत्ता है, ये दंगावादी सत्ता है, ये हिजाब वाली सत्ता है, ये बुरके वाली सत्ता है। ये सत्ता की तरह रिएक्ट करते रहे। ऐसा ये भूल गए कि ये खुद सत्ता में है और 5 साल में जब इनको ये काम करना चाहिए था, अपने काम को बताना चाहिए था। हर चरण में जो हमारे वरिष्ठ सहयोगियों ने कहा, इस बात को लेकर वरिष्ठ साथियों ने इस बात को कहा कि हर चरण में इनका जो परसेप्शन इन्होंने बदलने की कोशिश की, नैरेटिव बदला, लेकिन वो अपनी पिच पर अखिलेश यादव को नहीं ला पाए। ये विपक्ष की बड़ी चुनौती है और इसमें कांग्रेस पार्टी के चाहे सीटें बहुत कम आए,
या कुछ भी हो, या उनका वोट परसेंटेज बहुत आशातीत उम्मीद से बहुत ज्यादा कहीं ना बढ़े जी, लेकिन वास्तव में जो कवर फायर कहा जाता है विपक्ष को, क्योंकि किसी युद्ध में, चाहे वो राजनीति का युद्ध हो चाहे मैदान का युद्ध हो, युद्ध में कवर फायर बड़ा महत्वपूर्ण होता है। प्रियंका गांधी ने कवर फायर जबरदस्त दिया है अखिलेश यादव को, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और प्रियंका गांधी ने जो बातें, जैसे नमक वाली बात हुई, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मुझे लगता है कि उसको सुन लेना बड़ा जरूरी। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि एक बार वो चीज जरूर सुनाएं। वो जो नमक का कर्ज वाली बात थी वो एक बार सुनाएं, फिर मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। उस गरीब महिला बुजुर्ग मां से पूछा कि आपके यहां चुनाव कब है, और मजा ये है उस मां ने सही तारीख बताई कि फलानी तारीख को हमारे यहां चुनाव है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कह दिया मां ने, ताकि वो आकर के सर खाए नहीं, नया सवाल पूछे नहीं। उन्होंने कहा चुनाव है फलानी तारीख को और हमने नमक खाया है, हम धोखा नहीं देंगे। एक गरीब बुजुर्ग अनपढ़ मां उस बुजुर्ग महिला से फिर पूछा किसका नमक खाया है, किसे धोखा नहीं देगी? तो उस मां ने कहा मोदी का नमक खाया है। आपने इतनी बड़ी हिम्मत दे दी कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैंने एक वीडियो देखा, उस वीडियो में एक बूढ़ी अम्मा कह रही थी कि मैं तो मोदी जी को ही वोट दूंगी। तो पत्रकार ने उससे पूछा कि क्यों? उन्होंने कहा कि मुझे तो मोदी जी राशन देते हैं, मैंने तो मोदी जी की नमक खाई है, मैं उनके साथ गद्दारी नहीं करूंगी। और 2-3 बार बोला उन्होंने। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि जब नेता की ये मानसिकता हो जाती है कि जनता उसकी नमक खा रहा है, तो क्या होता है देश प्रदेश को? नेता जनता का नमक खाता है। उधार में देते हैं आप सत्ता नेताओं को। आप चाहें तो हम सबको उतार दीजिए इस मंच से, ये आपकी सत्ता है, ये लोकतंत्र है बहनों और भाइयों, कोई तानाशाही नहीं है, ये कोई शहंशाह नहीं बैठे गद्दी पे। मैं मेरी उन गरीब माताओं को कहना चाहता हूं, मां आपने मोदी का या योगी का नमक नहीं खाया है। मैं मेरी गरीब माताओं बहनों को कहता हूं कि मां नमक आपने नहीं खाया है, नमक तो आपका मैंने खाया। तो आपने सुना कि कैसे एक दिन पहले वो कहते हैं कि वो मां कह रही है कि नमक, मोदी का नमक खाया है तो वोट मोदी को ही देंगे, और उसके कुछ घंटों बाद जब प्रियंका गांधी आक्रमण करती हैं और वो कहती हैं कि आप दाता हैं, हम याचक हैं, आप अगर सत्ता देते हैं तब भी हमारी हैसियत और औकात है, हम कोई शहंशाह नहीं, तानाशाह नहीं है, आप उतार सकते हैं हमें, और इसमें मैं भी शामिल हूं। वो कहते हैं कि इसमें मैं इतर नहीं हूं, कांग्रेस पार्टी और मैं भी शामिल हूं, आपकी दी हुई सत्ता पर ही हमने राज किया है, भोगा है। तो उसके अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि नमक मां ने नहीं खाया, नमक हमने खाया है। ये इस तरीके से ये चुनाव लड़ा गया। इसके बाद जब टोपी का मसला आया, प्रधानमंत्री ने जब काशी में टोपी लगाकर, केसरिया टोपी लगाकर रोड शो किया, तो फिर अखिलेश ने भी कहा, जो टोपी पर रेड अलर्ट कहा करते थे प्रधानमंत्री, उस पर अखिलेश ने भी घेरा। तो कुल मिला के जो मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि कांग्रेस को आप कम नहीं आंक सकते, उसमें बराबर वो विपक्ष की भूमिका में रही, और प्रियंका गांधी ने भी नैरेटिव सेट किया, परसेप्शन बनाया। भले ही कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा इस चुनाव में उतना ना मिले या ना मिले, मैं कह रहा हूं, लेकिन
उसको लड़ने के लिए, विपक्ष को खड़ा करने के लिए, जो झुक झुक कर विपक्ष चल रहा था उसको सीधे खड़ा होके रीढ़ सीधी करके चलने का में जो मदद हुई, एक तरीके से जो गांव में कहते हैं ना कि थूनी लगा दी, तो वो काम प्रियंका गांधी ने मतलब एक टेक लगाने का काम किया। इसमें कहीं कोई किंचित मात्र संदेह नहीं है। तो मेरा फिर यही कहना है कि जो 7वां चरण है, सभी वरिष्ठ साथियों ने इस बात को कहा कि लगभग चुनाव पूरा हो गया है, लेकिन अभी तक हेड टू हेड बहुत ही बढ़िया चुनाव अगर हुआ होगा निश्चित तौर पर एकदम हम जो वॉइस निकल कर आए कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, लेकिन हम इससे 100% सहमत नहीं हैं। इससे हम सहमत हैं, इसके बड़े भाग से हम सहमत हैं, लेकिन इतना जरूर है कि बुलडोजर भी बड़ा मुद्दा है। बुल और बुलडोजर पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। जानवरों का मुद्दा और बुलडोजर का मुद्दा, क्योंकि हमने पहली बार देखा है किसी मुख्यमंत्री की सभाओं में लोग बुलडोजर लेकर आ रहे हो, तो ये भी और उनका ये स्वीकार करना कि मैं हूं बुलडोजर बाबा, तो ये मुद्दे। अब बुलडोजर एक महिला सुरक्षा के प्रतीक के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्तुत किया, माफियाओं के दमन के रूप में प्रस्तुत किया, और ये भी खुद योगी ने कहा कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है उसका भी प्रतीक है। लेकिन सुरक्षा के मुद्दे पर बुलडोजर चला। अगर बुल का मुद्दा है, बुलडोजर का भी मुद्दा है। अभी तक मेरा अपना मानना है, आकलन है कि चुनाव हेड टू हेड गया है। अब ये जो 7वां चरण है, 54 सीटें हैं, ये लीड दिलाएंगी। लीड किसको मिलती है अब ये कल मतदाता लगभग तय कर देंगे और 10 मार्च को इसका खुलासा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। करो जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहा जाए कि 6 चरणों का जो मतदान है वो हो चुका है और कल अंतिम चरण का यानी कि कल फाइनल मैच होने वाला है। और इसी पर जो है इसी पर लगातार जो मतदान है वो कल 7 मार्च को होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रणविजय सर, अजय सर और केवट सिंह, पीयूष पंत जी, वीरभद्र प्रताप सिंह जी, राघवेंद्र जी, आपका चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। 7 मार्च पिक्चर साफ। योगी या अखिलेश, क्या है यूपी का जनादेश? कौन बनेगा सुल्तान, किसके हाथ होगी कमान? सबसे पहले सबसे सटीक 7 मार्च शाम 5 बजे से देखिए पीपल्स पल्स और के न्यूज का सबसे बड़ा और विश्वसनीय एग्जिट पोल। कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है। उसी तरह आपके द्वारा दिए हुए एडवांस टैक्स का एक एक रुपया देश की प्रगति में गति ला रहा है, विकास की नई योजनाओं को अंजाम दे रहा है तथा देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तृत और मजबूत बना रहा है। समय समय पर आपका दिया हुआ एडवांस टैक्स देश के विकास को एक नई ऊर्जा प्रदान